जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल यूट्यूब 24/7। दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आपको पता होगा हम लोग जीके ब्रह्मास्त्र नाम का एक सीरीज़ कर रहे हैं जिसमें डेली हम लोग कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्रीवियस ईयर में जीके जीएस के क्वेश्चन आ चुके हैं वो सब हम लोग डील करते हैं। उसके साथ बहुत कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जानते हैं और आप टारगेट रखिए 100 से 150 वन लाइनर क्वेश्चन का हम लोग डेली डिस्कस करते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के हम लोग ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को पूरा देखें, इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, आप इसे मिस ना करें। तो चलिए दोस्तों हम लोग पहला अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय किसके काल में बनाया गया था? आपके ऑप्शंस हैं कुमार गुप्ता, समुद्र गुप्ता, चंद्रगुप्ता, हर्षवर्धन। तो इसका सही आंसर है दोस्तों कुमार गुप्ता। आपको पता है कुमार गुप्ता जी एक गुप्ता पीरियड के एक रूलर थे और ये लगभग दोस्तों 5th से 6th सेंचुरी के टाइम हुआ था ये जो नालंदा यूनिवर्सिटी का निर्माण जो हुआ था। और बाद में दोस्तों इसका जो 12th सेंचुरी में लगभग 1200वीं ईस्वी में जो एक बख्तियार खिलजी नाम के एक जो आर्मी थे स्लेव डायनेस्टी के गुलाम वंश के, जिसको आप मामलुक वंश भी बोलते हैं, उसके उसके द्वारा ये जो उसे बनाया गया था पूरा बंगाल एरिया का जो एक गवर्नर वायसराय गवर्नर टाइप से, तो उन्हीं के द्वारा ये बाद में डिस्ट्रॉय कर दिया गया। बख्तियार खिलजी नाम था उनका। और दोस्तों आपको पता होगा ये हमारे जो नालंदा विश्व यूनिवर्सिटी है इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी जोड़ा गया है। तो इस हिसाब से आप ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो आप इसे याद रखिएगा। नालंदा विश्वविद्यालय जो बनाया गया था वो गुप्ता पीरियड में बनाया गया था, वो कुमार गुप्ता के टाइम पे। और यहाँ दूसरा ऑप्शन है दोस्तों एक समुद्र गुप्ता, हम इसे भी डिस्कस कर लेते हैं। ये आप नाम याद रखिएगा समुद्र गुप्ता का, इसे इंडिया का नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। तो चलिए हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कोरोमंडल तट के पीछे कौन सा घाट है? विच घाट इज बिहाइंड कोरोमंडल कोस्ट? आपके ऑप्शंस है ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट, कोंकण घाट, नन ऑफ द अबव। इसका सही आंसर दोस्तों ईस्टर्न घाट। आपको पता होगा जो कोरोमंडल जो कोस्ट है वो ईस्टर्न घाट के पीछे पड़ता है। आपको हम मैप में दिखाते हैं, अच्छे से समझ पाइएगा आप। ये देखिए दोस्तों, ये जो आपका कोरोमंडल कोस्ट है ये ईस्टर्न घाट के पीछे पड़ता है। आप यहाँ पर मैप में देख सकते हैं अच्छे से। तो आइए हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? हु रॉट द बुक गुलामगिरी? आपके ऑप्शंस हैं ज्योतिबा फुले, ज्योति बसु, राजा राम मोहन रॉय, आर.एन. टैगोर। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ज्योतिबा फुले। ये जो बुक है दोस्तों जो ज्योतिबा फुले जी द्वारा जो लिखा गया गुलामगिरी, ये बात करता है कास्ट सिस्टम, डिस्क्रिमिनेशन, अनटचेबिलिटी और जो भी वुमन के फ्रीडम होते हैं उसके बारे में। और आपको एक और भी याद रखना है, जो ज्योतिबा फुले जी हैं यही सत्यशोधक जो समाज था उनके फाउंडर भी थे। ये एक बहुत बड़े जो मतलब कास्ट सिस्टम के जो एक राजनेता होते हैं उस टाइप से थे। अब इसे याद रखिएगा, गुलामगिरी ये एक बुक है उसी के द्वारा लिखा गया है, ज्योतिबा फुले। चलिए हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तरबूज का वैज्ञानिक नाम क्या है? व्हाट इज़ द बायोलॉजिकल नेम ऑफ वाटरमेलन? आपके ऑप्शंस है फ्रैगेरिया एमेनेंडा, सिट्रस लैनेटुस, मनिकारा सपोटा, सोरेनम मोलंगेना। तो इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा वो है सिट्रस लैनेटुस। आप इसे लाना से याद रख लीजिएगा, जो वाटरमेलन इसमें भी एल आता है, इसमें भी एल आता है। किसी तरह याद रखिए दोस्तों, इसका जो बायोलॉजिकल नेम है वो है सिट्रस लैनेटुस। हम ऑप्शंस डील करते हैं। जो फ्रैगेरिया एमेनाडा है ये दोस्तों आपका स्ट्रॉबेरी का हो जाता है ये बायोलॉजिकल नेम। आपका दूसरा ये ऑप्शन है मैनिलकारा सपोटा, ये दोस्तों आपका हो जाता है चीकू का। आपको जैसे पता होगा विराट कोहली जी का निक नेम है चीकू, आप उस तरह याद रख लीजिए, ये बहुत सपोर्टर हैं तो सपोटा टाइप से चीकू जो एक फल होता है उसका बायोलॉजिकल नेम है। सोलेनम मोलंगेना ये दोस्तों आपका ब्रिंजल जो बैगन का साइंटिफिक नेम है। आप ये सब याद रखिए। तो हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सा कोशिका इंसुलिन छोड़ता है? विच सेल सिक्रेट्स इंसुलिन? आपके ऑप्शंस हैं अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स, गामा सेल्स, नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ये है आपके बीटा सेल्स। जो बीटा सेल्स होते हैं दोस्तों, जो कि पेनक्रियाज के बीटा सेल्स होते हैं, उसके आइलेट ऑफ लैंगर्स के द्वारा ये इंसुलिन छोड़ा जाता है। आपको पता होगा जो हम लोग जो खाना खाते हैं वो खाना जब ब्रेक डाउन होता है उसके बाद जो ग्लूकोज बनता है और वो ग्लूकोज हमारे ब्लड में जाता है जिससे हम लोग को एनर्जी मिलता है काम करने के लिए। तो दोस्तों बीटा सेल्स के आइलेट ऑफ लैंगर्स से जो निकलता है इंसुलिन वो इस जो ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करता है ताकि ये ज़्यादा नहीं हो जाए।
तो इसीलिए ये इंसुलिन छोड़ता है, और जिसमें इंसुलिन की कमी हो जाती है सिक्रेशन में, उन्हीं को शुगर हो जाता है। अब हम ऑप्शन डील कर लेते हैं। अल्फ़ा सेल्स, ये जो अल्फ़ा सेल्स है दोस्तों, ये ग्लूकागॉन रिलीज करता है जो कि आपको ब्लड में शुगर लेवल को बढ़ाता है। और गामा सेल्स दोस्तों, ये सोमेटोट्रोपिन, ये एक एंजाइम छोड़ता है। तो आइए हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? हु वाज ब्रिटेन्स प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग इंडियाज इंडिपेंडेंस? आपके ऑप्शंस हैं लॉर्ड माउंटबेटन, वुडरो विल्सन, एटोवन बिस्मार्क और क्लीमेंट एटली। इसका सही आंसर है दोस्तों क्लीमेंट एटली। आपको पता होगा जब इंडिया 1947 में आज़ाद हो रहा था, तब ये क्लीमेंट एटली जी ने ही एक बयान दिया था जिसमें इन्होंने ये बोला था कि जो गांधी जी का जो इसमें रोल है इस इंडिया के आज़ाद में, वो मिनिमम है, मतलब कुछ नहीं है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, सबका अपना अपना इम्पोर्टेंस था। हमारे एस.सी. बोस जी, गांधी जी, सबका अपना अपना एक रोल था, भगत सिंह जी। तो बस आप याद रखिए, जो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था भारत की आज़ादी के समय, वो क्लीमेंट एटली जी थे। हम ऑप्शन डील कर लेते हैं। ये लॉर्ड माउंटबेटन जो आप देख रहे हैं, ये हमारे लास्ट वायसराय थे इंडिया के। और ये जो आप ओटोवन बिस्मार्क देख रहे हैं दोस्तों, ये जर्मन के चांसलर थे जो कि जर्मन को यूनिफाई किया था। और वुडरो विल्सन दोस्तों, ये एक लीग ऑफ नेशन के संस्थापक थे। तो आप ये सब याद रखिएगा। तो चलिए हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये आप पिक्चर में देख सकते हैं जो आपके क्लीमेंट एटली जी हैं। तो आइए हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। राउफ किस स्थान का प्रसिद्ध नृत्य है? राउफ इज ए डांस ऑफ विच प्लेस? आपके ऑप्शंस हैं महाराष्ट्र, झारखंड, छत्तीसगढ़, जम्मू एंड कश्मीर। तो इसका सही आंसर है दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर। जैसा आप वेशभूषा से देख के समझ गए होंगे कि ये एक जम्मू कश्मीर का एक डांस है, और ये एक बहुत ही फेमस डांस है दोस्तों जम्मू कश्मीर का। वहाँ के मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों द्वारा ये एक डांस परफॉर्म किया जाता है। और इसके साथ आपको एक और डांस का नाम याद रखना है, वो है धूमहल। ये धूमहल दोस्तों वहाँ पर और एक बहुत फेमस डांस है, आप इसे भी याद रखिएगा। तो चलिए हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चंदावर का युद्ध कब हुआ था? बैटल ऑफ चंदावर टुक प्लेस इन विच ईयर? आपके ऑप्शंस है 1191, 1192, 1194, नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है दोस्तों 1194। आपको पता होगा जो चंदावर जो युद्ध हुआ था, उसमें एक तरफ आपके मोहम्मद गौरी जी थे और एक तरफ थे आपके जो कन्नौज के जयचंद जी, जिसे एक ट्रेटर या फिर विश्वासघाती के नाम से भी जाना जाता है, जो कि विश्वासघात किए थे पृथ्वीराज चौहान के तरफ से। ये इसका ठोस दावा नहीं है क्या ये विश्वासघात किए थे, लेकिन इन्हें इतिहास यही नाम से जाना जाता है, विश्वासघाती के नाम से। तो दोस्तों 1194 में जो हुआ था युद्ध, वो मोहम्मद गौरी की तरफ से एक तरफ हुआ था और एक तरफ थे जयचांद जी। और इसमें जीत हो जाती है मोहम्मद गौरी जी की, और इन्हें अपना कन्नौज वाला एरिया देना पड़ जाता है, और इसमें ये हार जाते हैं। एक कहानी ये भी था दोस्तों कि जो जयचांद जी के जो बेटी थे, उनसे शादी हो गया था जो पृथ्वीराज चौहान जी का, उनके मर्जी के खिलाफ। इसीलिए उन्होंने बाद में उनको बर्बाद करने का ये सब बदला लिया था, इसलिए उन्हें विश्वासघात के नाम से जाना जाता है। आप बस याद रखिए 1194 में जो लड़ाई हुआ था बैटल ऑफ चंदावर, उसमें मोहम्मद गौरी थे एक तरफ और एक तरफ थे आपके जयचंद जी। चलिए हम लोग ऑप्शंस पे डील कर लेते हैं दोस्तों। ये जो 1194 है, 1191 है, ये फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान जी थे एक तरफ। और ये दूसरा है दोस्तों 1194, ये भी तराइन का दूसरा युद्ध के नाम से जाना जाता है। इसमें भी एक तरफ गौरी जी थे और एक तरफ थे आपके पृथ्वीराज चौहान, जिसमें जो पृथ्वीराज चौहान जी हार जाते हैं और पहले वाले में पृथ्वीराज चौहान जी जीत गए थे। तो चलिए हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? व्हाट इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस? आपके ऑप्शंस हैं CaSO4.2H2O, CaSO4.12H2O, CaSO4 और नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है दोस्तों वो है CaSO4.12H2O। आपको पता होगा दोस्तों ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, इसका बहुत यूज होता है, जैसे हड्डी टूटने में जो प्लास्टर होता है इसी का होता है, या फिर जितने भी बर्तन बनते हैं सिरामिक्स बनते हैं, और जितने भी कुछ कुछ जो पुट्टी होता है वाल पुट्टी, ये सब इसी का बनता है। तो आप बहुत इंपॉर्टेंट है ये CaSO4.12H2O, ये बहुत एग्जाम में आ चुका है। और ये दोस्तों जो बनता है, ये जो जिप्सम आप देख रहे हैं ऊपर में CaSO4.2H2O, इसको हीट करके बन जाता है, क्योंकि इसमें जो 2H2 है इसको उड़ाना पड़ता है, और ये 1.5H2 उड़ के ये जो बनता है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है।
तो ये ऊपर में आप देख रहे हैं, ये है जिप्सम, और इसी को 140 डिग्री सेल्सियस में जब बॉयल करते हैं, मतलब हीट करते हैं, तो वो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। आप देख लीजिए कुछ पिक्चर में, ये देखिए दोस्तों, ये जो बना है पुट्टी के द्वारा, और ये जो हड्डी टूटने में जो प्लास्टर किया जाता है उसमें यूज आता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आतंकवादी विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? एंटी टेररिज्म डे सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? आपके ऑप्शंस हैं 1 मई, 3 मई, 8 मई, 21 मई। तो इसका सही आंसर हो दोस्तों 21 मई। आपको पता है 21 मई 1991 को राजीव गांधी जी की हत्या कर दी गई थी डाउन साउथ तरफ। और इनका हत्या दोस्तों इसीलिए हुआ था क्योंकि इनके हत्या से पहले जो इसका हत्या दोस्तों एक्चुअली हुआ था, जो LTT नाम के जो एक वहाँ पर आतंकवादी संगठन थे, लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर इमलम, वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा तहलका मचा रहे थे दोस्तों डाउन साउथ तरफ केरला वाले एरिया में, और उन्होंने ही श्रीलंका में भी तहलका मचा दिया था। तो जब राजीव गांधी जी श्रीलंका गए थे अपने दौरे में, तो श्रीलंका गवर्नमेंट द्वारा एक प्रेशर था कि दोस्तों राजीव गांधी जी आप कुछ कीजिए, ये जो आतंकवादी संगठन है ये हमारे खिलाफ बहुत काम कर रही है। तो इन्होंने आके कुछ बैन लगा दिया था इस आतंकवादी संगठन पे। तो इसी के बाद में इनका जो मर्डर हो गया, जो एक लेडीज़ द्वारा इसके गले में माला के बम के रूप में माला पहना दिया गया था और इनका मौत हो गया था। तो इसी को हम लोग एंटी टेररिज्म डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग अपना ऑप्शंस डील कर लेते हैं। ये जो फर्स्ट में है दोस्तों ये लेबर डे है, थर्ड में है ये जो आपके जानते होंगे ये हैं आपके प्रेस फ्रीडम डे, और ये 8th में है दोस्तों ये है आपके रेड क्रॉस डे। तो आप ये सब ऑप्शंस याद रखिएगा। आइए हम आपको पिक्चर में दिखाते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये उनके जो मर्डर होने से कुछ देर पहले का फ़ोटो है, और ये जो आप देख रहे हैं दोस्तों ये जो लेडीज़ है इन्हीं के द्वारा ये माला पहनाया गया था और बाद में उनका बम से मृत्यु हो गई। तो चलिए हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत किस देश के साथ सर्वाधिक सीमा साझा करता है? विथ विच कंट्री इंडिया शेयर इट्स मैक्सिमम बॉर्डर? आपके ऑप्शंस हैं पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल। तो इसका सही आंसर है दोस्तों बांग्लादेश। आपको पता होगा आपको पता होगा जो बांग्लादेश है दोस्तों इसके साथ हमारा 4096 किलोमीटर का लगभग बॉर्डर शेयर होता है, क्योंकि दोस्तों एक बहुत बड़ा पार्ट हमारे जो इंडिया का वो मिलता है बांग्लादेश से। और इसके बाद सेकंड में जो आता है दोस्तों वो है चाइना आता है, जिसका लगभग 3400 के लगभग उनका, नहीं दोस्तों 3900 के लगभग उसका बॉर्डर से मिलता है। उसके बाद दोस्तों आता है आपका दोस्तों आता है ये पाकिस्तान, उसके बाद म्यांमार। तो आप बस याद रखिए जो इंडिया का सबसे मैक्सिमम बॉर्डर जो शेयर होता है वो बांग्लादेश के साथ ही शेयर होता है। और दोस्तों इंडिया का टोटल बॉर्डर ऐसे शेयर होता है ऑफिशियली 7, लेकिन दोस्तों हमारे जो POK वाला एरिया है जो अफ़गानिस्तान वाला जो टच करता है बॉर्डर, वो तो अभी पाकिस्तान के हाथ में है। तो अभी एक्चुअली में 6 ही टच करता है इंडिया का बॉर्डर, लेकिन ऑफिशियली इंडिया का 7 कंट्री के साथ बॉर्डर टच करता है। तो चलिए हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये आप बॉर्डर देख सकते हैं दोस्तों, ये वाला एरिया है दोस्तों, यहाँ पर अफ़गानिस्तान के साथ भी टच करता है। ये वाला नहीं दोस्तों, एक्चुअली ये वाला बॉर्डर, ये वाला एरिया अफ़गानिस्तान के साथ टच करता है, जो कि अभी POK पाकिस्तान के हाथ में है। और ये देखिए आपके पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ये आपका इधर नेपाल, चाइना, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, आपके टोटल 7 जो इंडिया के नाइबरिंग कंट्री हैं। तो चलिए हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। इलेक्ट्रोमैग्नेट का आविष्कार किसने किया था? हु इन्वेंटेड इलेक्ट्रोमैग्नेट? आपके ऑप्शंस हैं निकोला टेस्ला, माइकल फैराडे, विलियम स्टर्टजन, एल्बर्ट आइंस्टीन। तो इसका सही आंसर दोस्तों विलियम स्टर्टजन। ये दोस्तों एक ब्रिटेन के एक फिजिसिस्ट थे जिन्होंने लगभग 1820 में इनका आविष्कार किया था। और दोस्तों इलेक्ट्रोमैग्नेट आपको बता दूं, ये जो एक मैग्नेट बनाने की प्रक्रिया होती है जिसमें एक कॉइल के से इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है और बीच में कोई भी एक आयरन का रड डाला जाता है। तो वो जब इलेक्ट्रिक करंट जब पास होती है दोस्तों, तो उसमें एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा। तो आप बस ये याद रखिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेट का जो आविष्कार किया था वो विलियम स्टर्टजन द्वारा किया गया था। आपको हम जो फर्स्ट जो बना था दोस्तों उसका पिक्चर दिखा रहे हैं, ये जो असली में जो बनाया गया था विलियम स्टर्टजन द्वारा, ये कुछ ऐसा था। तो चलिए हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाइपोकैलेमिया रोग किसकी कमी से होता है? हाइपोकैलेमिया इज ए डिफिशियंसी डिजीज काउज्ड बाय, आपके ऑप्शंस हैं लैक ऑफ पोटेशियम, लैक ऑफ सोडियम, लैक ऑफ कैल्शियम, लैक ऑफ आयरन।
इसका सही आंसर है दोस्तों लैक ऑफ पोटासियम। आपको पता होगा दोस्तों पोटासियम का जो सिंबल है वो होता है के, तो उस हिसाब से आप याद रख लीजिए। यहाँ पर भी किया आता है, यहाँ पर कैलेमिया में भी किया आता है। तो जो हाइपोकैलेमिया जो बीमारी होता है वो लैक ऑफ पोटासियम होता है। इसीलिए दोस्तों आपको ये डॉक्टर द्वारा सलाह दी जाती है कि आप पालक खाइए, ब्रोकली खाइए, पोटैटो, मशरूम और जितने भी ककम्बर जो फल सब्जियाँ ये सब खाइए, ताकि आपको ये सब नहीं हो। और इसका भयानक सिम्टम्स होता है दोस्तों ये वोमिटिंग, डायरिया, और एक्चुअली ये किडनी पे बहुत ज़्यादा असर करता है हाइपोकैलेमिया डिजीज़। और दोस्तों साथ में हम एक ऑप्शन डिस्कस कर लेते हैं लैक ऑफ कैल्शियम। ये दोस्तों दूध नहीं पीने या फिर ये सब से हड्डी कमज़ोर होती है दोस्तों। और लैक ऑफ आयरन, इसे एनीमिया भी कहता है, जो आयरन की कमी से होता है। तो आइए हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा ग्रह अपनी धुरी पर सबसे तेज घूमता है? विच प्लानट रिवॉल्व्स फास्टेस्ट अराउंड इट एक्सिस? आपके ऑप्शंस हैं यूरेनस, सैटर्न, नेपच्यून, जुपिटर। तो इसका सही आंसर है दोस्तों जुपिटर। आपको पता होगा दोस्तों ये जुपिटर जो है ये एक बहुत बड़ा सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट भी है हमारे सोलर सिस्टम का। और इनका जो रोटेशन है दोस्तों ये अपने एक्सिस पे रोटेट करके ये 10 आवर्स में, मतलब 10 घंटे में ये कंप्लीट कर लेता है अपना रोटेशन। इसलिए दोस्तों वहाँ पर जो दिन और रात होती है वो 10 घंटे की होती है। आपको पता होगा जो हमारे अर्थ हैं वो आपके 24 घंटे में कंप्लीट करती हैं। और जो सबसे ज़्यादा टाइम लेती है दोस्तों वो है वेनस। वो वेनस दोस्तों 243 डेज लेती है अपने एक्सिस पे कंप्लीट करने के लिए। इसलिए वहाँ दोस्तों जो दिन और रात होता है वेनस में वो 243 डेज का होता है। आपको ये सब पॉइंट याद रखने हैं दोस्तों। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दोस्तों। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे और यदि थोड़ा सा भी ये वीडियो से कुछ फ़ायदा हुआ हो तो आप ज़रूर इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हम लोग को सपोर्ट करें दोस्तों। हम लोग इस चैनल पर नए हैं अभी, तो आप सपोर्ट दिखाएं। ऐसे सपोर्ट आप लोग का अच्छा मिल रहा है। तो और यदि कुछ कमी भी नज़र आ रही है दोस्तों तो आप इसे ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें। हम लोग आने वाले वीडियो में अपना सुधारेंगे इस कमी को। तो आइए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।